सो गाइस, इससे पहले कि हम अपना जो न्यूज़ एनालिसिस है वो शुरू करें, आज का डेली राइटिंग आंसर राइटिंग चैलेंज देख लेते हैं। और हमारे आज के पहला क्वेश्चन है, हाउ डू इंडियाज़ वुमेन स्टैंड टू लूज फ्रॉम कंट्रीज कोविड-19 पॉलिसीज़ इन मैनी वेज। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और यहाँ से आपको एस्से का टॉपिक भी मिल सकता है। तो बहुत अच्छा आज डिस्कशन होगा इस पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि भारत की महिलाएं देश की कोविड नीतियों से कैसे कई मायनों में पीछे रहेंगी और क्या क्या वो लूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उनका घाटा हो रहा है कोविड-19 की नीतियों की वजह से। दूसरा जो क्वेश्चन आपको देखना है, ये जो हम आंसर इसका डिस्कस करेंगे वो द डिप्लोमेट से हमने जो है एक आर्टिकल उठाया है, वहाँ से हम इसका डिस्कशन करेंगे। बहुत अच्छा आर्टिकल है, तो ये हम जो है यहाँ से आंसर पिकिंग करेंगे। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है वो है कि इंडिया का स्टेटस एज अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में है और ये हमारी डेमोक्रेटिक एथोस को अंडरमाइन करता है। एनालाइज कीजिए, मतलब यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में भारत को एक विशेष चिंता के देश के रूप में बनाया गया है और ये हमारी लोकतांत्रिक लोकाचार को कमज़ोर करता है, तो इसका हमें विश्लेषण करना है। अगेन ये इसका जो है हम आंसर देखेंगे द हिंदू के एक आर्टिकल से और उसका भी हमने डिस्कशन आज डिटेल में किया है, तो ये इसका आंसर भी आपको हिंदू से मिल जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका वो है कि अ पैनल हैज़ रिकमेंडेड दैट सेंटर शुड टेक लोन्स एंड डिवॉल्व इट डाउनवर्ड्स, हाउ फार इट विल बी इफेक्टिव इन स्टेट ऑफ फिनेंस। तो यहाँ का जो आंसर है, इसका जो आंसर है हमें दो आर्टिकल्स को कंबाइन करके मिलेगा। एक तो द हिंदू का आर्टिकल है और एक हमारा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, बल्कि हिंदू के दो आर्टिकल्स आए हैं स्टेट ऑफ स्टेट्स फिनेंस में और इंडियन एक्सप्रेस में भी एक आर्टिकल आया है इसी चीज़ को रिलेट करता है। तो इन तीनों को जोड़ करके हम इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हमारा द डिप्लोमेट से है। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से @सिविल्स तैयारी में ज्वाइन कर लीजिए और यहाँ पे हमें डेली रेगुलर अपडेट्स करते हैं। एक दिन में कई बार हम क्विजेस वगैरह कंडक्ट कराते रहते हैं, तो तुरंत आपको वहाँ से मटेरियल मिल जाएगा। और उसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल सेम हमारा जो है यूज़र नेम है @सिविल्स तैयारी, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम इन्फोग्राफिक्स पोस्ट करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, तो दोनों चीज़ें जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। पहली जो रिपोर्ट है वो हमें पढ़नी है, इंडियाज़ कोविड-19 जेंडर ब्लाइंड स्पॉट। तो हमें ये देखना है कि इंडिया की जो कोविड-19 की पॉलिसी है उसमें कुछ पॉलिसीज़ में जेंडर ब्लाइंडनेस देखी गई, मतलब पॉलिसीज़ में विमेन को सामने रख के पॉलिसी बनाई ही नहीं गई है और इसी वजह से भारत की जो विमेन हैं उनको जो है कोविड-19 की पॉलिसी से बहुत सारी चीज़ें वो मिस कर रही हैं, लूज़ कर रही हैं। तो ये देख लेते हैं कैसे यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हम यहाँ से देखेंगे सेकंड पैराग्राफ से। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत जल्दी लॉकडाउन को एकदम एब्रप्ट पॉलिसी के रूप में लेकर आए थे और लॉकडाउन हमारा अनाउंस हुआ था 24 मार्च को। अब जब ये लॉकडाउन आया था उसमें सिर्फ 4 घंटे की हमें जो है मोहलत दी गई थी और 4 घंटे के बाद ही लॉकडाउन जो है इन्फोर्स कर दिया गया था। इससे क्या हुआ, इंडिया के बहुत सारे जो वल्नरेबल सेक्शन हैं वो डिसप्रपोर्शनेटली, मतलब बहुत ज़्यादा वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। देखिए, कल के एक आर्टिकल में एक जो है बहुत अच्छी सी लाइन आई थी जो मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगी कि ऑल्दो वी ऑल आर इन द सेम बोट बट सेम स्टॉर्म बट ऑन ए डिफरेंट बोट। हम सभी लोग सेम मतलब स्टॉर्म में हैं, हम सभी लोग सेम आंधी का जो है सामना कर रहे हैं, पर हमारी नावें अलग अलग हैं। कुछ लोगों की नावें जो है मजबूत हैं, तो वो लोग आसानी से इस स्टॉर्म को झेल के चले जाएंगे, इस आंधी को झेल के चले जाएंगे। पर कुछ लोगों की नावें काफ़ी कमज़ोर हैं, वल्नरेबल सेक्शन की नावें काफ़ी कमज़ोर हैं और इसीलिए उनको जो है इस आंधी में ज़्यादा लॉस हो रहा है। एक प्रिंट में एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये बताया गया था कि ऑलमोस्ट 200 लोग माइग्रेंट वर्कर्स वो जो है लॉकडाउन के पीरियड में एग्जॉशन, थकान, हंगर, भूख और मेडिकल केयर के डिनायल से, और कुछ लोग सुसाइड से भी मारे जा चुके हैं। अगर हम वुमेन की बात करें तो विमेन जो कि हमारे नेशन का आधी पॉपुलेशन के आसपास हैं, ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हमारे नेशन की 49% पॉपुलेशन है, ये विमेन कंपोज से द्वारा कंप्राइज की जाती है। पर जो पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे विमेन टोटली एब्सेंट थी। कोई एब्सेंट मतलब पॉलिसी मेकिंग में विमेन को जो है सामने नहीं रख के पॉलिसी बनाई गई। जैसे कि गवर्नमेंट को जो है कोविड-19 की पॉलिसी में ये रिमाइंड कराना पड़ा कि फेमिन हाइजीन प्रोडक्ट जैसे कि सैनिटरी नैपकिन्स हैं, ये एसेंशियल आइटम्स होते हैं और लॉकडाउन के टाइम इनका जो अवेलेबिलिटी है ये भी ज़रूरी है। अब
सबसे पहली चीज़, क्या क्या चीज़ें जो है डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन है विमेन के ऊपर। पहली चीज़ है, डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला है। तो हमारी जो हमने देखा है कि बहुत इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के केसेस जो है पूरे विश्व में बढ़े हैं, और ये लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। अगर आप कुछ कंट्रीज़ की बात करेंगे, जैसे यूके की बात करें या फ्रांस की बात करें या चाइना की बात करें या इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, आईपीवी के जो केसेस हैं, बहुत तेज़ी से राइज हुए हैं। अब कर्व को फ्लैटन करने के लिए गवर्नमेंट्स ने क्या किया कि कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए लॉकडाउन्स को इंस्टीट्यूट कर दिया था। लॉकडाउन के इंस्टीट्यूशन से क्या हुआ कि विमेन की जो लाइफ है वो खतरे में पड़ गई है। अब देखिए, सबसे पहला जो केस हमें देखना है वो है राइज इन डोमेस्टिक वायलेंस। तो पूरे विश्व में ये लॉकडाउन्स जो है सिर्फ इंडिया में नहीं इन्फोर्स हुआ है, लॉकडाउन बहुत सारी कंट्री में चल रहा है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में ये देखा गया कि जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस होता है उसमें बहुत तेज़ी दर्ज की गई है। लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में, जैसे कि यूएसए में, यूके में, फ्रांस में, चाइना में और इंडिया में, इन सभी कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के जो केसेस हैं वो बढ़े हैं। कर्व्स को फ्लैटन करने के लिए और कोरोना वायरस के लिमिट को स्प्रेड करने के लिए गवर्नमेंट्स ने लॉकडाउन को इंस्टीट्यूट किया था, जिससे कि वीमेन की जो ज़िंदगी है उनको खतरा पड़ गया है। स्पेसिफिकली यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज़ में कोई पॉलिसी नहीं है कि वीमेन के खिलाफ जो वायलेंस है उसको चेक या बैलेंस किया जा सके। इंडिया की अगर बात करें तो डोमेस्टिक वायलेंस हर 4 मिनट एक विमेन के खिलाफ होता है, और ये हमारी जो सर्वे रिपोर्ट थी 2018 उसका ये कहना है। इसी तरह से अगर हम एनसीआरबी का डेटा देखते हैं तो वो ये कहता है कि 3 में से 1 वुमेन, मतलब ऑलमोस्ट 33% वुमेन इंटीमेट पार्टनर वायलेंस को झेलती हैं अपनी लाइफ टाइम्स में, और इन केसेस में बहुत तेज़ी से जो है राइज देखा गया है। और एनसीडब्ल्यू मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये बताया कि 23 मार्च से लेकर के 587 केसेस जो है दर्ज हुए हैं, इसी तरह 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच में। जबकि यही अगर आप 22 मार्च से लेकर से मतलब 27 फरवरी से 22 मार्च का टाइम पीरियड देखें तो केवल 396 केसेस थे। तो आप ये देखेंगे कि ऑलमोस्ट 200 केस ज़्यादा जो है दर्ज किए गए हैं सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड के बीच में। अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च किया था, जिससे कि वुमेन के लिए ईजी हो जाए डोमेस्टिक वायलेंस के केस को रिपोर्ट करना। पर पास्ट रिसर्च हमें ये दिखाती है कि वायलेंस के जो केसेस हैं उनमें जब मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शंस होती है तो वायलेंस के केसेस में तेज़ी देखी जाती है। तो इस वक्त लॉकडाउन के टाइम में बिल्कुल मोबिलिटी रेस्ट्रिक्शन है, कोई इधर उधर नहीं आ जा सकता है। ऐसे में वायलेंस के केसेस भी बढ़ गए हैं। दूसरी चीज़, जब भी कोई स्ट्रेन आता है, टेंशन आता है किसी भी हाउस होल्ड में, सिक्योरिटी को लेकर के, हेल्थ को लेकर के या जॉब लॉस को लेकर के, तब भी वायलेंस वुमेन के खिलाफ बढ़ जाता है। स्टेट गवर्नमेंट्स ने विमेन को इनकरेज किया है कि वो आगे आकर के वायलेंस को रिपोर्ट करें, पर बहुत सारी जो हेल्पलाइंस हैं वो फंक्शन भी कर रही हैं, बट ये चीज़ें इनफ नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। ये चीज़ें सफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के केसेस को यूजुअली अंडर रिपोर्ट किया जाता है, लोग झेलते रहते हैं, विमेन झेलती रहती हैं और जल्दी रिपोर्ट नहीं करती हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 का ये बताता है कि 1% से कम विक्टिम्स ने डोमेस्टिक एब्यूज़ के केसेस में हेल्प को सीक किया था या रिपोर्ट किया था। विमेन जब इधर उधर आ जा नहीं सकती, मतलब जब मोबिलिटी लिमिट हो जाती है, और तब जो है वो हेल्पलाइंस को भी एक्सेस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनका जो इंटरनेट का यूसेज है इंडिया में बहुत कम है। तो ऐसे में जो रिपोर्टिंग है वो काफ़ी कम हो जाती है। एक रिपोर्ट यूनिसेफ की बताती है कि इंडिया में केवल 29% जो है विमेन इंटरनेट को एक्सेस कर सकती हैं। इसी तरह से अगर तो हमें कुछ पॉलिसीज़ बनानी चाहिए डोमेस्टिक वायलेंस को डील करने के लिए। इसमें हम फ्रांस का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फ्रांस की गवर्नमेंट एब्यूज़ के विक्टिम्स को एक अलग जगह सेफ प्लेस पे रखती है, जिससे कि वो अपने एब्यूज़र से दूर रह सकें। जब एब्यूज़र और विक्टिम सेम प्लेस में रहते हैं तो एब्यूज़ का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में सबसे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है वो आइसोलेशन ऑफ एब्यूज़ विक्टिम का आइसोलेशन होना चाहिए, एब्यूज़ के विक्टिम का एब्यूज़र से। तो ये पॉलिसी इंडिया के अंदर भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हमें जो है वीमेन के साथ के लिए रीच करना ज़रूरी है। कुछ वीमेन डिस्ट्रेस में होती हैं, तो उनके लिए जो रीच करने की सर्विसेज होती हैं, डिस्ट्रेस कॉल्स हो गई, हेल्पलाइंस हो गई, इनको हमें एसेंशियल सर्विस के कैटेगरी में डालना चाहिए।
दूसरी जो विमेन के सामने समस्या है वो है फॉलिंग फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट। तो विमेन जो है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी को भी फेस करती हैं क्राइसिस के टाइम में। एक रिपोर्ट आई थी बेन एंड कंपनी और गूगल के द्वारा। इसने ये बताया था कि विमेन जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा हिट हैं एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस से। इवन लॉकडाउन से पहले अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इंडिया में 7% था लॉकडाउन से पहले, बट विमेन के लिए ये 18% था। तो आप देखिए दुगने से भी ज़्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स हैं वो विमेन के लिए ऑलरेडी थे, एग्जिस्टिंग थे। ऐसे में लॉकडाउन पीरियड में ये रेट्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे पैंडमिक ज़्यादा बुरा जो है असर फैलाएगा इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ने से विमेन सबसे पहली जो है वर्कर होंगी जिनको फर्म्स जो है जॉब से निकालेंगे, क्योंकि एक कल्चरल नॉर्म्स ऐसा होता है जहाँ पे हम विमेन के वर्क को डिवैल्यू करके रखते हैं और विमेन को ये माना जाता है कि वो जो है सेकेंडरी अर्नर्स हैं, प्राइमरी अर्नर्स के रूप में उन्हें नहीं देखा जाता, इसीलिए सबसे पहले उन्हीं को जॉब से निकाला जाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि विमेन जो है टेली कम्युनिकेटिंग आसानी से नहीं कर पाती हैं, इसीलिए अगेन उनके ऊपर जो है जॉब लॉस का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर हम इंडियन गवर्नमेंट का पीरियोडिक फोर्स लेबर फोर्स सर्वे देखें, PLFS, जो 2017-18 में हुआ था और इसको NSSO ने करवाया था कंडक्ट, उसमें इस सर्वे में ये बताया गया है कि 4 में से 1 विमेन ही काम करती है। मतलब हमारा ऑलरेडी 25% ही विमेन या तो वर्किंग है या फिर वर्क को सीख कर रही हैं। तो इंडिया में अगर वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में काफ़ी लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट है वर्ल्ड के अंदर, और ये काफ़ी सालों से नीचे गिर रहा है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रैंकिंग देखें तो इंडिया जो है 5वीं सबसे बेकार कंट्री है और उसकी रैंकिंग में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया में जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की अपॉर्चुनिटी मैट्रिक है, यहाँ पे इंडिया ने बहुत बुरा परफॉर्म किया है और इसके पीछे सिर्फ 4 कंट्री और हैं, पाकिस्तान, येमन, सीरिया और इराक। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस क्राइसिस के टाइम पे विमेन के लिए कैश ट्रांसफ़र की स्कीम रखी है, 500 रुपये उनके जनधन खातों में डालेगी। तो ये जो आपका अमाउंट है ये काफ़ी कम है और ये इनएडिक्वेट है, क्योंकि बहुत सारी विमेन अपनी जॉब्स को लूज़ कर देंगी और इकोनॉमिक मोबिलिटी को ऑलरेडी लूज़ कर रही हैं। इसी तरह से ILO का एक सर्वे बताता है कि 81% जो इंडिया की वुमेन है ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करती हैं। इनफॉर्मल सेक्टर जो इंडियन इकोनॉमी का सबसे मेजॉरिटी पार्ट, मतलब 90% आपका जो सेक्टर है वो इनफॉर्मल सेक्टर है, और वो सबसे ज़्यादा बेकार, सबसे वर्स्ट हिट होगा कोरोना वायरस की वजह से। तो इसीलिए बेल आउट पैकेजेस चाहिए। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है लॉकडाउन की, ये डिस्प्रोपोर्शनेटली इसको जो है विमेन बॉन्ड करेंगी, और इसीलिए इसमें जो है विमेन के लिए पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए, जो कि अभी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया गया है, और इसी को जो है जेंडर ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया है। तो आप बहुत अच्छा टर्म है ये, जेंडर ब्लाइंड पॉलिसी। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका विमेन इशू आता है कोविड को लेकर के, तब आप दिखा सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने जेंडर ब्लाइंड पॉलिसीज़ बनाई हैं। तीसरी जो समस्या इन वीमेन को फेस करनी पड़ती है वो एडिशनल बर्डन ऑफ केयर है। एक प्राइमरी रीज़न ये है कि वीमेन इसलिए वर्क पे नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनको जो है केयर गिवर का काम करना पड़ता है घर पे। पैट्रियार्कल सोसाइटी में एक हमारा सोशल नॉर्म ऐसा हो गया है कि विमेन को ही मेन दायित्व दिया जाता है काम अपनी केयर देने का। OECD ने ये बताया था कि इंडिया की विमेन ऑलमोस्ट 6 घंटे का अनपेड काम करती हैं और वो ये केयर गिविंग का काम करती हैं, जबकि मैन की अगर बात करें तो वो 1 घंटा भी नहीं देते, बस 52 मिनट जो है मैन केयर पे देते हैं। अगर इस बर्डन को देखें तो लॉकडाउन के टाइम में ये बर्डन और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि फीमेल हेल्प मतलब जो आपकी डोमेस्टिक हेल्प हैं ये लोग नहीं आ रहे हैं, जबकि इंडिया के जो मेन हैं वो अभी घर में खाली बैठे हैं, फिर भी वो हाउस होल्ड में अपनी जो है केयर गिविंग की फैसिलिटी नहीं कर रहे हैं। तो इससे न केवल जो है अनपेड वर्क लिमिट वीमेन की बढ़ जाती है, बल्कि वीमेन की जो इकोनॉमिक मोबिलिटी और टाइम है दोनों कम हो जाता है, और इसके बहुत डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अगर वीमेन ने नेग्लेक्ट किया इस केयर फैसिलिटी को तो नियरली 41% मेन ने एक ऑक्सफैम के सर्वे में ये बताया था कि अगर वीमेन अपनी केयर फैसिलिटी को नहीं केयर की गिविंग के रोल को नहीं करती हैं तो उनको मारना उचित है। इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा था कि 3 में से एक जो है सर्वेयर ने ये बताया था कि अगर विमेन अपने बच्चों की सेवा नहीं करती हैं या डिपेंडेंट को अनअटेंडेड छोड़ देती हैं तो उनको पीटना सही है। चौथा जो बर्डन आ रहा है वो एजुकेशन और न्यूट्रिशन पे आ रहा है।
अब देखिए हमें ये बताया गया था अभी यूनियन बजट के टाइम पे कि विमेन का जो गर्ल का एनरोलमेंट रेशियो है वो बॉयज़ से ज़्यादा है। बट अगर आप मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग देखेंगे तो गर्ल्स को 7.5 साल की स्कूलिंग, 4.5 साल की स्कूलिंग मिलती है, जबकि बॉयज़ को 8.5 साल की स्कूलिंग मिलती है। तो स्कूलिंग के मामले में गर्ल्स को ऑलमोस्ट आधी स्कूलिंग दी जाती है। इससे क्या होता है कि गर्ल्स की जो इकोनॉमिक कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, और गर्ल की एजुकेशन जब भी एक डाउन टर्न आता है तब और ज़्यादा प्रायोरिटी उसकी कम हो जाती है। तो ऐसे में आगे देखने को ये मिलेगा कि अगर स्लो डाउन आएगा इकोनॉमी में, लोगों की जॉब लॉसेस होंगे, उसकी वजह से गर्ल्स जो है एजुकेशन से बाहर छोड़ी जा सकती हैं। 96% चिल्ड्रन इंडिया के रूरल एरियाज़ में गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, और उनको वहाँ से मिड डे मील की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब क्योंकि स्कूल बंद है मई तक, इसीलिए बच्चों को जो एजुकेशन है, ना केवल वो सफ़र करेगी बल्कि माल न्यूट्रिशन भी बढ़ेगा। सिचुएशन जो है गर्ल्स के लिए ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि गर्ल्स जो है न्यूट्रिशन की नीड के लिए स्कूल के मिड डे मील पर ज़्यादा डिपेंडेंट रहती हैं। क्योंकि जब हम घर की बात करते हैं, घर में हमेशा जेंडर्ड नेचर होता है न्यूट्रिशन का। मतलब अगर खाना कम है तो गर्ल्स के खाने को काट करके बॉयज़ को खाना दिया जाता है फैमिलीज़ में, इसीलिए घर गर्ल्स के न्यूट्रिशन के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। अब समस्या हमने देख ली है, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, हमेशा पैंडमिक से जो है जेंडर इनइक्वालिटीज़ हाइटन हो जाती हैं। ऐसे ही कोविड-19 के पैंडमिक से भी जेंडर इनइक्वालिटी हाईलाइट हुई है, और हमने ये देखा कि मेन और विमेन के कंपैरिजन में ये जो मतलब जो पैंडमिक है वो विमेन को ज़्यादा डिस्प्रपोर्शनेटली हाई इफ़ेक्ट करता है। डिज़ास्टर ये एक्सपोज करते हैं कि कितना ज़्यादा स्ट्रक्चरल क्रैक्स हैं और सिस्टमेटिक क्रैक हैं हमारे करंट सिस्टम में। और लॉकडाउन ने ये शो किया कि जेंडर ब्लाइंड की जो पॉलिसीज़ होती हैं, ये इन इश्यूज़ को, मतलब हमारी विमेन के इश्यूज़ को ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं, और विमेन और गर्ल्स को ज़्यादा वल्नरेबल छोड़ सकती हैं। अब जैसे धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाएगा या पार्शली रिमूव किया जाएगा, ऐसे में इंडिया को जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ लेकर के आनी चाहिए, जिससे कि इंक्रीजिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कम किया जा सके, जेंडर डिस्पैरिटीज़ को कम किया जा सके लेबर फोर्स से, और लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन विमेन का बढ़ सके। स्कूल का जो ड्रॉप आउट रेशियो है विमेन का, वो कम किया जाना चाहिए। माल न्यूट्रिशन जो है एड्रेस होना चाहिए, और अनपेड वर्कर या केयर गिविंग के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में विमेन को जो है थोड़ी सी रियायत दी जानी चाहिए, या इस बारे में कुछ पॉलिसीज़ बनाई जानी चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको देखना है, सेंटर शुड बोरो फ्रॉम आरबीआई हेल्प स्टेट्स। ये एक महाराष्ट्र के पैनल ने बोला है। तो स्टेट्स में बहुत ज़्यादा फंड्स की कमी है पैंडमिक की वजह से, और ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक पैनल को जो है अपॉइंट किया था, जिससे कि वो स्टेट को रिकमेंड कर सके कि किस तरह के स्टेप उठाए जाने चाहिए। इस पैनल ने एक रिकमेंडेशन दिया था सेंटर को भी, और इसने पैनल ने कहा कि सेंटर को जो है आरबीआई से बोरोइंग करनी चाहिए, और इस बोरोइंग को स्टेट्स को पास ऑन कर देना चाहिए। पैनल का ये कहना है कि अगर स्टेट्स खुद बोरो करते हैं कैपिटल मार्केट से, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल बोरोइंग्स चाहिएगी इकोनॉमिक इम्पैक्ट को जो है कम करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑलरेडी 40 दिन जो इकोनॉमिक लॉकडाउन है वो ऑलरेडी 40 दिन क्रॉस कर चुका है। ऐसे में पैनल ने ये सजेस्ट किया कि सेंटर को आरबीआई से जो है लोन लेने चाहिए, आरबीआई जो है खुद से लोन ले, और सेंटर फिर आरबीआई से बोरो कर सकता है, और आरबीआई फिर सेंटर जो है बोरो करके स्टेट को पास ऑन कर सकता है। इससे क्या होगा कि बोरोइंग का जो रेट हो जाएगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। कमेटी की ये रिपोर्ट जो है लाइकली है कि स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट की जाएगी, और फिर इसको लॉकडाउन स्ट्रैटेजी के रूप में यूज़ किया जा सकता है। ये जो रिपोर्ट दी गई थी ये 11 सदस्यीय पैनल ने दी थी, और इसमें ब्यूरोक्रेट्स वगैरह भी थे, और इसमें जो है इसमें मेजर्स लिए गए थे कि कैसे स्टेट की इकनॉमी को, एग्रीकल्चर को रिवाइव करना है। अब अगर हम बात करें तीसरे फेज़ की, तो हमारा लॉकडाउन 3.0 जो है शुरू होने वाला है कल से, और ऐसे में एक जो है महाराष्ट्र के इस पैनल का ये कहना है कि जैसे हमने ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में जो है बांटा है एरियाज़ को, उसकी जगह हमें एरियाज़ को पॉजिटिव लिस्ट की जगह नेगेटिव लिस्ट बनाई जानी चाहिए थी। मतलब वो एक्टिविटीज़ देनी चाहिए थी जो प्रोहिबिटेड रहेंगी, और वो एक्टिविटीज़ के नाम नहीं देने चाहिए थे जो अलाउ रहेंगे, क्योंकि अगर हमने एक्सक्लूज़न की लिस्ट दे दी तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं।
एग्जिट स्ट्रैटेजी पे कमेटी का ये ओपिनियन थी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को जैसे ही मतलब हो सके वैसे रिज्यूम कर दिया जाए नॉन इन्फेक्टेड एरियाज़ में, और डिमार्केशन जोन काफ़ी क्लियरली डिमार्केट होनी चाहिए। कंटेमिनेशन जोन जो है, कंटेमिनेंट जोन जो है डिमार्केट होनी चाहिए हॉटस्पॉट के अंदर, जिससे कि वहाँ से रोग ना फैले। और पैनल ने ये भी पॉइंट आउट किया था कि डिमांड और सप्लाई चेन काफ़ी इम्पैक्ट हुई हैं, इसीलिए जो एग्रीकल्चर की इकनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है, एग्रीकल्चरल इकनॉमी पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ा है। और 50% जो पॉपुलेशन है उसका सोर्स ऑफ इनकम एग्रीकल्चर है महाराष्ट्र में, तो इसको भी अर्जेंट नीड है इसको टैकल करने की। फिर फर्दर लॉसेस को अवॉइड करने के लिए पैनल ने ये बताया था कि जो आपकी एग्री प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़ होती हैं इनको फंक्शनल चलने दीजिए, मतलब कि जो मंडी है इनको फंक्शनल रहने दीजिए, और लोन क्रेडिट और इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स को खारिफ सीज़न में लोन्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, जिससे कि खारिफ सीज़न की बुवाई सही से हो सके। अब इसमें जो है नबार्ड की भी हेल्प ले सकते हैं बैंक्स, जहाँ पे नबार्ड रीफाइनेंसिंग कर सके। क्लोजर और लॉसेस जो है गवर्नमेंट की अपनी ट्रेजरी को हुए हैं उनको उसकी वो जो है आपके फार्मर को लोन वेवर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं डिले क्रिएट कर रहे हैं। एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लोन एरियाज ऑलमोस्ट 12 लाख एलिजिबल फार्मर्स के लोन एरियर्स अभी बाकी हैं, और इनको अभी राइट ऑफ करना ज़रूरी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में पैनल का ये रिकमेंडेशन है कि स्टेट को आरबीआई को अप्रोच करना चाहिए, जिससे कि इन एरियर्स की रीशेड्यूलिंग की जा सके, और स्टेट को जो है ऐसे रीशेड्यूलिंग के लिए इंटरेस्ट पे किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के पास जो रेवेन्यू का टैक्स लॉस हो रहा है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ का हुआ है लॉकडाउन के पीरियड में, और इसीलिए पैनल ने ये पुश किया है कि जल्दी से जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट का वर्क जो है देश में वो कंट्री स्टेट में शुरू हो जाए। फिर वाइन शॉप्स जो है अर्बन बेल्ट्स में शुरू हो जाएं, जिससे कि टैक्स रेवेन्यू स्टेट का बढ़ सके। जीएसटी के बाद जो एक्साइज है वो सबसे बड़ा रेवेन्यू है स्टेट का, इसीलिए स्टेट एक कवायद कर रहा है कि उसका जीएसटी जो कलेक्शन है वो इम्प्रूव हो सके और एक्साइज ड्यूटी भी इसकी इम्प्रूव हो सके। तो आप देख लेते हैं कि हिंदू से हमें कौन कौन से आर्टिकल्स पढ़ने हैं, और कुछ आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज द हिंदू में सबसे पहला आर्टिकल जो हमें देखना है वो है 2400 केसेस रिकॉर्डेड इन हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक टॉल नाउ 12323। तो हुआ क्या है कि कल जो है बहुत तेज़ी से केसेस बढ़े हैं, और ये टोटल जो केस कल में आए हैं वो 2411 केसेस हैं, और टोटल जो डेथ हैं इंडिया के अंदर वो 1223 डेथ्स हो गई हैं। तो करंटली इंडिया में अगर हम देखें तो 26,535 एक्टिव केसेस हैं, और 10,017 पेशेंट्स रिकवर भी कर चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,066 पेशेंट्स को क्योर हो चुके हैं, और रिकवरी रेट हमारा 26.65%, जैसा कि हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 27% है। स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से डेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये डेटा है जो स्टेट डिपार्टमेंट्स का है। ओवरऑल देखिए एक और जो न्यूज़ आपको देखना है कि टोटल 419 लैब्स इंडिया में जो है टेस्टिंग कर रही हैं, और अब टेस्टिंग का जो मार्क है वो 1 मिलियन क्रॉस कर चुका है। मतलब हम 10 लाख टेस्ट इंडिया के अंदर कर चुके हैं, और ये RT-PCR टेस्ट है, मतलब ये आपके जो है एंटीबॉडी टेस्ट नहीं है, ये प्रॉपर टेस्ट हैं। उसके अलावा अब जो रैंपिंग टेस्टिंग फैसिलिटी है वो 75,000 सैंपल्स की हर दिन टेस्टिंग हो रही है इंडिया के अंदर। तो ये हमें इस वाले आर्टिकल से देखना था। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो है 41 पीपल इन वन बिल्डिंग टेस्ट पॉजिटिव फॉर कोविड-19। तो यहाँ से क्या है कि साउथ वेस्ट दिल्ली में कापासेड़ा में जो है एक बिल्डिंग के अंदर से 41 लोगों को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। ये यहाँ से न्यूज़ हमें देखना था। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो रिज़ल्ट्स आए हैं ये 13 दिन डिलेड हैं। अब आपको पता है कि वायरस का टोटल जो टाइम होता है वो 14 से 21 दिन जो है इसका टाइम होता है ग्रोथ का। अब ये 13 दिन डिलेड है, इसीलिए एक्चुअल अब स्टेटस क्या है इस बारे में कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। फिर भी इन सबको ये काफ़ी सारे लोग असिम्प्टोमेटिक हैं, और इन सभी को जो है स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में रखा गया है। नेक्स्ट आपको देखना है मेजॉरिटी ऑफ कर्ब्स लिफ्टेड इन ऑरेंज जोन। तो ऑरेंज जोन कल हमने देखा था कि होम मिनिस्ट्री ने 3 जोन्स में इंडिया को बांटा है, ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन। तो ग्रीन जोन में बहुत सारी जो है रियायतें दी गई हैं, ऑरेंज जोन में भी बहुत सारे कर्ब्स को लिफ्ट कर दिया गया है, रेड जोन ही ऐसा है जहाँ पे कर्ब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या क्या अलाउ किया गया है ऑरेंज जोन में? इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जो है व्हीकल्स का वो अलाउड है। यहाँ पे जो है 2 पैसेंजर एक साथ बस ट्रैवल कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं।
फिर उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ हैं, मैक्सिमम एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अलाउ हो गई हैं ऑरेंज जोन में। ई कॉमर्स में भी जो है डिलीवरी नॉन एसेंशियल आइटम्स की हो सकती है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए। पर ये जो डिलीवरी होगी ये आपकी जो है ग्रीन और ऑरेंज जोन में ही होगी, रेड जोन में ये डिलीवरी अलाउड अभी भी नहीं है। रेड जोन में ई कॉमर्स सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ को ही जो है डिलीवर करेगा। सलून्स और लिक्वर शॉप्स ये भी ओपन हो गई हैं आपकी ऑरेंज जोन में। बार्बर्स और सैलून्स ग्रीन और ऑरेंज जोन में ओपन किए जा सकते हैं। लिक्वर शॉप्स मतलब शराब के जो शॉप्स होती हैं वो सभी जोन्स में ओपन हो जाएंगी, बस कंटेनमेंट एरियाज़ में ओपन नहीं होंगी। और जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, उनके अंदर भी ओपन ये नहीं होंगी। फिर डोमेस्टिक हेल्प मतलब जो आपकी काम वाली बाई वगैरह आती हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, ये भी काफ़ी सारी एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और इसके बारे में जो कॉल लेना होगा वो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को कॉल लेना होगा। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से मतलब बोल दिया है, अगर वो चाहें तो वो लोग आकर के वर्क कर सकते हैं। तो इसके बारे में प्रोटोकॉल्स जो है, हेल्थ प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग फिर भी हर जगह मेंटेन करनी है। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने बोला है कि ऑरेंज जोन्स में इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो बसेस हैं वो अभी भी नहीं चलेंगी। तो मतलब बसेस अभी भी अलाउड नहीं है, बस जो आप ओला और बाकी जो कैब्स हैं या फिर अपनी पैसेंजर कार्स हैं उसमें जा सकते हैं। बसेस वगैरह अभी भी डिसअलाउड हैं। और कुछ स्टेट्स और यूटीज़ में उनकी असेसमेंट के बेसिस पे वो लोग कुछ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ को और फर्दर भी अलाउ कर सकते हैं। फिर हमने देखा है कि ग्रीन जोन्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे कोई भी कंफर्म केसेस पिछले 21 दिन में नहीं आया है। रेड जोन की बात करें तो यहाँ पे जो है एक्टिव केसेस हैं और डबलिंग रेट काफ़ी हाई है। टेस्टिंग और सर्वेलेंस यहाँ पे बहुत तेज़ी से हो रही है। फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ना तो रेड में है और ना ही ग्रीन में है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को ऑरेंज जोन में रखा गया है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, ये आपको ज़रूर पढ़ना है। स्टेट्स स्क्रैप द बैरल एज रेवेन्यू ड्राइज अप। तो नेशन वाइड जो कोविड के हम लड़ाई लड़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं स्टेट्स को सबसे ज़्यादा लॉस हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि हेल्थ जो है एक स्टेट का इशू होता है और स्टेट्स के पास कोई भी अगर कोई भी लड़ाई लड़नी हो तो उसके लिए फाइनेंसेस होना बहुत ज़रूरी है। बट फाइनेंशियल कंडीशन स्टेट्स की बहुत डाउन हो गई है। रीज़न क्या है कि रेवेन्यूज़ जो आते हैं अपने टैक्सेस से वो बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो गए हैं। देखिए जो अगर हम देखें एक आरबीआई की स्टडी बताती है कि सेंट्रल ट्रांसफ़र 47.5% हैं और जो ऑन रेवेन्यूज़ में देखिए 47.5% में गिरावट दर्ज की गई है। पर ओन रेवेन्यूज़ में मतलब जो स्टेट का अपना रेवेन्यू होता है उसमें 90% गिरावट दर्ज की गई है। तो कहीं ना कहीं सेंटर की एक पोजीशन थोड़ी सी स्टेट के कंपैरिजन में बेटर है। अब ये सारे जो इसीलिए जो सारे स्टेट्स हैं वो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेन के अंदर हैं। उनके पास कोई नया व्हीकल वगैरह का जो है रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। फिर जब लिक्वर बैन था तो ऐसे में जो है शराब से भी जो वो अर्न करते थे वो भी अर्निंग उनकी बंद हो गई थी। पेट्रोलियम सेल्स भी बहुत ज़्यादा फॉल डाउन हो गया था, तो पेट्रोलियम टैक्स से जो पैसा आता था वो भी स्टेट्स का बंद हो गया था। उसके अलावा अब अगर हम देखें प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से भी स्टेट के पास पैसा आता था, तो लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ भी बंद हो गई थी। उसके अलावा अगर हम देखें तो टैक्स उनका जो बर्डन है स्पेंडिंग का वो बढ़ गया था, क्योंकि उनको डायरेक्ट टैक्स ट्रांसफ़र्स करने थे नीडी को, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बीफ अप करना था, फिर एक्सपेंसेस जो है टेस्टिंग पे करना है, क्वारंटाइनिंग फैसिलिटी पे करना है, पेशेंट को ट्रीटमेंट में उनको एक्सपेंस करना होता है। तो इसीलिए स्टेट का एक्सपेंडिचर तो बढ़ता जा रहा था, पर जो उनके जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है बहुत तेज़ी से गिरा है। तो टोटल देखें तो डेफिसिट लिमिट 3.5 से 4.5 से लेकर के 5% तक डेफिसिट आ रहा है स्टेट्स के अंदर। और इसमें जो है हम देखेंगे अलग अलग स्टेट्स की, यहाँ पे हिंदू सीरीज़ चलाएगा कि हर स्टेट की क्या फिनेंसेस है। आज तमिलनाडु की जो है स्टडी की गई है, तो आज हम तमिलनाडु के स्टडी को भी डिटेल में देखेंगे। तो अब डायरेक्टली आपको जो आर्टिकल ऑफ इम्पोर्टेंस है पेज नंबर 6 पर है आपका, पैंडेमिक जॉल्ट्स प्रूडेंट तमिलनाडुज कैलकुलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी हम स्टेट ऑफ फिनेंस की बात कर रहे थे स्टेट्स का, तो देख लेते हैं स्टेट तमिलनाडु के का स्टेट क्या है फिनेंस का। तमिलनाडु की बात करें तो इस स्टेट में रेवेन्यू का शॉर्टफॉल ऑलमोस्ट 80% है। 80% मतलब रेवेन्यूज़ यहाँ पे गिरा है और वेलफेयर कॉस्ट और हेल्थ कॉस्ट काफ़ी हाई हो गई है। अब देखिए तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु जो 60% टोटल फंड्स हैं वो अपने टैक्स रेवेन्यू से लेता है और 40% जो है डिवॉल्यूशन होता है सेंटर से।
अब अगर हम जनरल यार्डस्टिक से देखें तो स्टेट का जो अपना रेवेन्यू होता है उसमें एवरेज जो स्टेट अर्निंग करता था तमिलनाडु, वो 10,000 करोड़ के आसपास अर्निंग करता था। इस 10,000 करोड़ में से सिर्फ 10% जो है अब स्टेट को मतलब तमिलनाडु को मिल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। अब देखिए, अल्कोहल पे बैन होने की वजह से, पेट्रोलियम की सेल पे स्लम्प होने की वजह से इस तमिलनाडु के फाइनेंसेस बहुत बुरी तरह से हिट हुए हैं। और टोटल जो है आपका जो टोटल कनेक्शन है स्टेट का, जैसे मान लीजिए वो पहले 10,000 करोड़ कलेक्ट करती थी, तो अभी टोटल कलेक्शन सिर्फ 5,000 करोड़ का हो पाया, तो 50% फॉल आया है कलेक्शन के अंदर। फिर अगर हम बात करें, दो और कंपोनेंट्स होते हैं जहां से स्टेट रेवेन्यू अर्न करता है, वो है व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और दूसरा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन। तो दोनों में ही आप बिल्कुल नील ग्रोथ देखी गई है, दोनों में ही ये दोनों, ना तो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुआ है, ना ही आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसके अलावा इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन था चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, वो स्टेट गवर्नमेंट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि वो सीएसआर के अंडर काउंट नहीं होगा। तो अब क्योंकि वो सीएसआर के अंडर काउंट नहीं होगा, तो जो कंपनीज हैं उनको जो भी कंट्रीब्यूशन देना है वो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में डाल रही हैं, ना कि स्टेट चीफ मिनिस्टर फंड में डालें। क्योंकि वो स्टेट चीफ मिनिस्टर फंड में नहीं डाल रही हैं, तो ऐसे में जो स्टेट की कैपेसिटी है पैंडेमिक से लड़ने की, वो रिड्यूस हो जा रही है। फिर उसके अलावा तमिलनाडु गवर्नमेंट के पास ने जो है एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था 3,280 करोड़ का, तो फाइनेंसेस है नहीं, ऐसे में जो रिलीफ पैकेज डिज़ाइन कर लिया उससे काफ़ी ज़्यादा जो लॉसेस हैं वो बढ़े हैं तमिलनाडु के। फिर अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करें, माइग्रेंट वर्कर या वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, उन सबको जो है इस पैकेज के अंदर मॉनेटरी और मटेरियल सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों को अगर हम सम करके देखेंगे तो इससे जो है गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन बचती हैं, या तो वो बोरोइंग करे या फिर जितने फंड्स हों पॉसिबल वो सेंटर से ले ले। अब अगर बोरोइंग करती है तो फिस्कल डेफिसिट एक्ट ये जो है लागू है, एफआरबीएम एक्ट लगती है। तो ऐसे में 8,000 करोड़ जो है इसका एक लास्ट महीने में लॉस हुआ है तमिलनाडु का, और तमिलनाडु की गवर्नमेंट चाहती है कि 8,000 करोड़ रुपए कहीं से दोबारा रिकवर हो सकें। अब करंट गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं वो कोविड-19 की वजह से जो भी ओरिजिनल प्लान्स थे वो फेल हो गए हैं, और जो टोटल यहाँ पे बोरोइंग्स थी, ये प्लान किया था गवर्नमेंट ने कि बोरोइंग्स को 83,350 करोड़ ही रखेंगे, ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। बट शायद जो पैंडमिक का इफ़ेक्ट हो रहा है उससे कहीं ना कहीं जो भी बजटेड एक्सपेंसेस का एक बजट दिया गया था वो रिड्यूस हो जाएगा, वो इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि स्पेंडिंग गवर्नमेंट को ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब तमिलनाडु की गवर्नमेंट इसलिए कोशिश कर रही है कि फिस्कल इंडिकेटर्स हाइक हो जाएं, जैसे कि आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं, ये आरबीआई ने ऑलरेडी जो है इसमें बेनिफिट थोड़ा सा दिया है कि रेवेन्यू डेफिसिट होने के बावजूद वेज एंड मीन्स एडवांसेस की फैसिलिटी को स्टेट्स जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा तमिलनाडु ने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड की है कि फिस्कल डेफिसिट की जो लिमिट है वो 3% से बढ़ा करके 4.5% कर देनी चाहिए जीडीपी की, जिससे कि तमिलनाडु जो है मनी की प्रिंटिंग करके या फिर पैसा उधार ले करके और ये जो पैंडमिक से लड़ाई है इसको सही तरीके से लड़ सके। स्टेट ने यूटीज़ को भी यूनियन गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है कि 50% जो ग्रांट्स इसको मिलने थे वो जो है अभी रिलीज़ कर दिए जाएं, और स्पेशल ग्रांट जो है 1 लाख करोड़ का इन्होंने मांगा है सभी स्टेट्स के लिए। 9,000 करोड़ इसमें से तमिलनाडु के लिए इन्होंने मांगे हैं, और 8,000 करोड़ जो है आपकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मांगे गए हैं। 1,321 करोड़ जो है कस्टम मिल्ड राइस के लिए मांगे गए हैं, और पैडी प्रोक्योरमेंट के लिए एडहॉक बेसिस पर 1,000 करोड़ जो है मांगे गए हैं एनडीआरएफ से। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट में प्रॉम्प्ट कंसर्न्स दो इंडिया हैज़ डिसमिस द रिपोर्ट, अ बिग वरी इज़ द सीपीसी लिस्ट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक सीआईआरएफ ने एक रिपोर्ट डाली थी, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन जो है डाला है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो रिपोर्ट थी, जिसमें इंडिया को एक कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंडीशन कंसर्न मतलब सीपीसी की कैटेगरी में डाला है, उस रिपोर्ट को जो है बेसलेस और फॉल्स जो है करार दिया गया है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इसका ना तो कोई ऑफिशियल लोकस स्टैंडाई है, मतलब कोई ऑफिशियल स्टैंडिंग नहीं है, और इसीलिए हम इस रिपोर्ट को जो है
नहीं मानते, नहीं समझते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो USCIRF पे कंसिस्टेंस है। इसने पहले भी 2009 में भी USCIRF की टीम को ना तो इंडिया में आने दिया था, ना ही इंडिया के अंदर इन्होंने जो है सर्वे करने दिए थे। USCIRF की अगर बात करें तो ये जो है इसने इंडिया को CPC लिस्ट में डाला है, मतलब कंट्री विद पर्टिकुलर कंसर्न के लिस्ट में डाला है। और ये इसलिए इसके बाद जो है स्टेट डिपार्टमेंट्स अपना रिलीजियस फ्रीडम की एनुअल रिपोर्ट को जारी करेंगे। अगर उस एनुअल रिपोर्ट में भी इंडिया का जो रैंकिंग है वो लो आती है, तो इंडिया को कहीं ना कहीं एक एक्शन फेस करना पड़ सकता है सैंक्शंस के टर्म्स में, और इंडिया को जो है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस ये अंदर में आ सकती है इंडिया। अब ये गलत होगा कि हम USCIRF को जो है USCIRF का जो स्टेटमेंट था जहाँ पे NRC और CAA की कंपैरिजन किया गया था और ये कहा गया था कि इन दोनों की वजह से रिलीजियस फ्रीडम कम हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट का क्रिटिसिज्म है ये गलत है। ऐसे में गवर्नमेंट को जो है अपने इस स्टैंड के बारे में ज़्यादा सख्तता से और ज़्यादा सीरियसनेस से सोचना चाहिए कि हमारे जो एलाइज़ हैं हमारी इन एक्टिविटीज़ की वजह से इंडिया से दूर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस चैलेंज को जो है इमीडिएटली जो है आप इसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा। दूसरी चीज़ क्या है, ये एक बहुत बड़ा रेपुटेशनल इशू है और इंडिया जो एक सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है विश्व की, अगर उसको बाकी कंट्रीज़ जैसे कि चाइना, बर्मा, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया इनके साथ जो है क्लब करके कंट्री फॉर पर्टिकुलर कंसर्न में डाला जाए, तो ऐसे में इंडिया की जो रेपुटेशन है वो भी ख़राब होती है। तो उसके अलावा जो है USCIRF की जो रिपोर्ट होती है उसके बाद स्टेट डिपार्टमेंट्स अपनी 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 जो है रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट्स को सबमिट करते हैं। अब इन रिपोर्ट के बेसिस पर ये मैंडेटेड है कि जो भी USA का प्रेसिडेंट होता है उसको 15 में से 1 पॉइंट जो है अलाउ करके और कुछ सैंक्शंस उस कंट्री के ऊपर लागू करने होते हैं, कुछ जो है ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लागू कर सकती है। हालांकि USCIRF की अगर बात करें तो इसकी जो रिपोर्ट है ये नॉन लीगली बाइंडिंग है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, मतलब USA की जो गवर्नमेंट है उस पे नॉन लीगली बाइंडिंग ये रिपोर्ट है। परंतु जो CPC की लिस्ट में इसने डाला है उससे कहीं ना कहीं जो खतरा है आगे जो आपका ऑफिशियली CPC की लिस्ट में डालने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए इंडिया को अर्जेंटली अपने रिलीजियस जो माइनॉरिटी है उसका ट्रस्ट डेफिसिट काम करके इनकी जो ट्रस्ट है वो गेन करने की कोशिश करनी होगी। उसके बाद आपको देखना है मिनिस्ट्री वांट्स आरोग्य सेतु ऐप बी मेड डिसेबल्ड फ्रेंडली। तो आपका जो आरोग्य सेतु ऐप है वो डिसेबल्ड फ्रेंडली नहीं है, तो इसी बारे में एक पत्र लिख करके नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को ये बोला गया है कि वो जो ऐप है आरोग्य सेतु उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी के हिसाब से जो है रीडेवलप, रीमॉडल, रीडिज़ाइन करें। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको पढ़ना है वो है UAE सेंड्स एड्स फॉर हेल्थ वर्कर्स। तो एक दूसरे की हेल्प जो है कंट्रीज इस टाइम कर रही हैं। ऐसे में UAE जो है सामने बढ़ के आया है और यहाँ पे UAE ने हेल्थ वर्कर्स के लिए एड भेजी है। तो अच्छा, इस न्यूज़ में से ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। न्यूज़ में से ये इम्पॉर्टेंट है कि गल्फ़ से अगर हम इवैक्यूएट करते हैं तो जो इवैक्यूएशन होगा वो 2 लाख के आसपास इंडियंस का इवैक्यूएशन किया जाएगा। तो ये लॉजिस्टिक जो रिक्वायरमेंट होगा इवैक्यूएशन के लिए वहाँ पे भी जो है प्रिपेयर्डनेस की जा रही है। अब अगर जो 1990 में इंडिया ने जो है कुवैत से 1,76,000 अपने सिटीजन्स को इवैक्यूएट किया था, ऐसे में जब अगर मान लीजिए कंट्री 2000 के आसपास लोगों को इवैक्यूएट करती है तो ये हिस्ट्री में सबसे बड़ा जो है इवैक्यूएशन होगा और इस पे का जो फ़र्क पड़ेगा वो बाद में देखने को हमें मिलेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपके वर्ल्ड इश्यूज़ में से है, किम अपीयर्स इन पब्लिक आफ्टर वीक्स ऑफ स्पेक्यूलेशन। तो काफ़ी हफ्तों से ये कायस लगाए जा रहे थे कि किम जो है बहुत बुरी तरह से परेशान है, बहुत बुरी तरह से बीमार हैं और इनके लिए मृत्यु हो गई है, ये भी कहा गया था। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बर्थडे सेलिब्रेशन था इनके दादाजी का, और इसका किम या कोई भी रॉयल फैमिली मेम्बर इस सेलिब्रेशन को मिस नहीं करते हैं।
पर इस बार किम जो है इस सेलिब्रेशन से मिसिंग थे और काफ़ी हफ्तों से दुनिया के सामने नहीं आए थे। अब रिसेंटली एक फ़ोटोग्राफ जारी किया गया है नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी ने, जहां पे किम को जो है एक सीमेंट प्लांट का इनॉग्रेशन करते हुए दिखाया है और वो एक बहुत नॉर्मल मुद्रा में है, हंसते हुए दिखाए गए हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि जो भी कायस लगाए जा रहे थे, जो भी रूमर्स थे किम की हेल्थ को लेकर के, वो एटलीस्ट अभी बेसलेस से नज़र आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको पढ़ना है, दास रिव्यूज क्रेडिट फॉर लोन मॉरिटोरियम विद चीफ बैंक्स चीफ्स। तो लोन्स में मॉरिटोरियम दिया गया था 3 महीने का, अब इसके बारे में रिव्यू करने की बात है और देखेंगे मतलब आरबीआई और बैंक्स मिलकर के ये देखेंगे कि क्रेडिट फ्लो को एमएसएमई सेक्टर में कैसे बढ़ाया जा सकता है और लिक्विडिटी जो है मार्केट में कैसे इंक्रीज की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको यहाँ से देखना है, इंडिया आईएनसी वेलकम्स रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन लॉकडाउन 3.0। तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है अलाउ हो गई हैं, अभी हमने लिस्ट देखी थी आज के ही आर्टिकल्स में। तो ये जो है इंडिया की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसने काफ़ी इस कदम की सराहना की है। अब नेक्स्ट आर्टिकल जो हमें देखना है वो है, डेड फ्रेगमेंट्स ऑफ नोवेल कोरोना वायरस लेड टू फॉल्स पॉजिटिव्स इन रिकवर्ड पेशेंट्स। तो आपको पता ही होगा कि नोवल कोरोना वायरस के कुछ जो है टेस्टिंग हुई थी साउथ कोरिया में दोबारा, और वहाँ पे ये देखा गया था कि जो लोग रिकवर हो चुके हैं वो भी जो है पॉजिटिव टेस्टिंग उनकी भी हुई थी। इससे पूरे विश्व में पैनिक्स की स्थिति आ गई थी, क्योंकि अगर ऐसे में बार बार जो है इन्फेक्शन होने के बावजूद अगर कोई पॉजिटिव टेस्ट होता है तो कहीं ना कहीं जो एंटीबॉडी वैक्सीन हम लोग डेवलप कर रहे हैं उस पर खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वैक्सीन जो है इफ़ेक्टिव हो पाएँ। तो ऐसे में अब जो फ्रेश स्टडी हुई है उसमें ये पता चलता है कि कुछ वायरस के जो डेड सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से निकली नहीं है, और उस वक्त जब तक वो निकली नहीं थी, क्योंकि वो डेड रूप में भी वायरस बॉडी के अंदर था, इसीलिए जो टेस्ट आया था वो पॉजिटिव टेस्ट आया था। तो ये कहीं ना कहीं इसी बारे में जो है इसका पूरा डिस्कशन है, ये बहुत अच्छे से यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप इसको पढ़िएगा। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि वहाँ पे ये कहा गया है कि ह्यूमन स्वेट को, जो हमें पसीना आता है, उसको डायग्नोस्टिक टूल के रूप में यूज़ किया जा सकता है और सोर्स ऑफ पावर के रूप में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो है स्किन के ऊपर पैचेस लगाए गए थे, ई पैचेस, और 6 सेंसर का प्रोब किया जाता गया था, बायो सेंसर्स का, और उससे ये पता चला है कि ह्यूमन स्वेट को, क्योंकि देखिए ह्यूमन स्वेट में भी इलेक्ट्रोलाइट मिक्सचर होता है, तो इसीलिए जो स्वेटिंग होती है, जितना आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा स्वेटिंग होगी, और स्वेटिंग जो है हमारी बॉडी का एक थर्मो रेगुलेटर का काम करता है। जब भी हमें पसीना आता है, जब भी हमारी जो है बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो स्वेटिंग करके कूल डाउन होती है बॉडी। तो स्वेट में क्या कंटेन होता है, अगर हम स्वेट में देखें तो 9% वाटर है, उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस होते हैं, अमोनियम आयंस, यूरिया, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज और बाकी माइनर कंपोनेंट्स होते हैं। अब ये जो स्वेट का फ्लूइड है, इसको अगर हम कंपेयर करें नॉर्मल इंडिविजुअल से, तो इसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो कुछ पेशेंट्स हैं जिनके अंदर मान लीजिए डायबिटीज़ है, तो उनकी जो स्वेट होगा उसके अंदर जो शुगर का कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। ग्लूकोज का जो कंटेंट है वो डायबिटीज लोगों में ज़्यादा होता है, नॉर्मल लोगों में ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हम स्वेट की एनालिसिस करें तो हम जो है कुछ डिस्कवरीज जो है डिजीज़ की कर सकते हैं। फिर डायग्नोस्टिक के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी स्किन के ऊपर जो है ई पैचेस लगाने होंगे, जो स्वेट का जो है देखेंगी स्वेट का जो क्या कॉम्पोजिशन है, और उसके बेसिस पे हम डायग्नोस्टिक कर सकते हैं। तो एक ये चीज़ आई। दूसरी चीज़ ये है कि स्वेट को पावर सप्लाई के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोब्स और सेंसर्स को यूज़ करके माइक्रो बैटरीज़ को, एक्सटर्नल जो माइक्रो बैटरीज़ हैं उनको जो है चलाया जा सकता है। क्योंकि अभी अभी हमने देखा है कि हमारे स्वेट में बहुत सारे जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होती हैं, बहुत सारे आपके सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सब तरह के आयंस हैं। तो इन आयंस को अगर आपको पता होगा, बैटरी में भी आयंस जो है आपके इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड मूव करते हैं, क्योंकि सोडियम और क्लोराइड दोनों का आयंस हमारी स्वेट में होते हैं। इसी तरह से इसीलिए अगर इन आयंस को हम हार्नेस कर लें तो हम माइक्रो बैक्टीरीज को चला सकते हैं। तो फ्यूचर में माइक्रो जो पावर का एक सप्लाई है वो भी हम स्वेट से कर सकते हैं, और इस बारे में रिसर्चेज अभी चालू हैं, और यहाँ पे हम जो है बायो कैथोड और का यूज़ करके इलेक्ट्रिक जनरेशन करने की कोशिश करेंगे।
नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखना है वो है डेट एंड म्यूचुअल फंड्स। तो क्वेश्चन है कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना लिक्विडिटी का ऑप्शन क्यों खोला है जिससे कि म्यूचुअल फंड्स के लिए, और क्या कंसर्न्स हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। तो स्टोरी ये है कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो है स्ट्रेस के अंदर आ गई थी, और उसके बाद आरबीआई ने एक स्पेशल लिक्विडिटी विंडो 50,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड्स के लिए एक्सक्लूसिवली खोली थी। इस स्कीम के तहत आरबीआई जो है रेपो ऑपरेशंस को कंडक्ट करेगा, मतलब सिक्योरिटीज़ को रीपरचेज करेगा बैंक से, और ये जो सिक्योरिटीज़ होंगी इनका टेन्योर 90 दिन का होगा, और फिक्स रेपो रेट 4.4% का जो है यूज़ किया जाएगा बैंक्स के लिए। अकॉर्डिंगली क्या होगा, आरबीआई से जो है बैंक के पास फंड्स मिलेंगे, और बैंक इन फंड्स को एक्सक्लूसिवली जो है म्यूचुअल फंड हाउसेस की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए यूज़ कर पाएगा। तो इसीलिए ये क्यों ज़रूरी था, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 6 डेब्ट फंड्स को जो है वाइंड अप कर दिया था, और ये इसकी एसेट अंडर मैनेजमेंट के में जो है 26,000 करोड़ के आसपास ये वाइंड अप किया गया था फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के द्वारा। अब फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का ये कहना था कि स्कीम्स को इसलिए बंद किया गया है जिससे कि जो अभी इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू इरोड ना हो, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की वैल्यू इरोड ना हो मार्केट से, इसीलिए ये वाइंड अप किए गए थे। और इरोड इनकी वैल्यू इसलिए हो रही थी क्योंकि बार बार इनसे रिडम्पशन करने का एक प्रेशर बनाया जा रहा था। मतलब जो इन्वेस्टर हैं उनका कहना था कि आप इसको रिडीम कर दीजिए, और जो है मार्केट लॉसेस कम हो जाएं, इसीलिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने फाइनली इन डेट फंड्स को क्लोज करने का फैसला लिया था। तो म्यूचुअल फंड डेट स्कीम्स क्या सारी प्रेशर में हैं? तो देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने क्लैरिफाई किया है कि जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में हुआ था वो एक आइसोलेटेड केस है, सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का ये हाल नहीं है। पर फिर भी जो कंसर्न्स हैं वो अभी भी परसिस्ट कर रही हैं। बहुत सारे फंड हाउसेस ने बहुत इरोजन देखा है नेट एसेट वैल्यू में, मतलब बहुत तेज़ी से उनकी जो एसेट वैल्यू है वो डिक्लाइन हुई है। स्पेसिफिकली जो डेट स्कीम्स हैं वहाँ पे एक डिक्लाइन उन्होंने देखा है। अभी तक जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के एपिसोड के बाद जो आरबीआई ने एक विंडो दी है 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी एनेबल करने की फंड हाउसेस को, उसमें देखा गया है कि ऑलरेडी 2-3 दिन के अंदर 2,000 करोड़ जो है फंड हाउसेस, जो आपके म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उन्होंने बैंक से बोरो कर लिया है इस आरबीआई की लिक्विडिटी फैसिलिटी को यूज़ करते हुए। तो बाकी जो एसेट मैनेज म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो कितना डेट एसेट्स को मैनेज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जो डेट है की इंडस्ट्री है या डेट फंड्स हैं वो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ के आसपास हैं, और इनमें से टोटल जो है कुछ फंड्स जो है आपके इंडियन फंड हाउसेस के हैं। सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं वो सब कैटेगरी ऑफ डेट फंड जो अफेक्ट हुआ है, क्योंकि इनका जो क्रेडिट रिस्क है वो काफ़ी हाई है। इन्वेस्टर काफ़ी स्केप्टिकल हैं, इन्वेस्टर काफ़ी वेट एंड वॉच वाले मूड में हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि टोटल क्रेडिट क्वालिटी का, जो एसेट की सारी क्रेडिट क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाए, तभी वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसीलिए डेट फंड्स में जो है एक स्पाइक देखी गई थी रिडम्पशन में, क्योंकि डेट फंड काफ़ी रिस्की होते हैं, इसीलिए डेट फंड को बेचा जा रहा था कंपनी के इन्वेस्टर्स के द्वारा। और इसीलिए जो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन है उसने देखा कि इसकी एसेट वैल्यू में ऑलमोस्ट 20 जो है इरोजन, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इरोजन देखा गया था। अब क्वालिटी जो है डेट की कैसे कैलकुलेट की जाती है? डेट स्कीम की रेटिंग्स होती हैं ए और या फिर उससे ऊपर। अगर ए कैटेगरी है तो 20 से 30% जो टोटल डेट होती है फंड की, एसेट मैनेजमेंट फंड्स की, उसमें ट्रिपल ए एसेट्स होते हैं या फिर ये कैश में होते हैं। बाकी जो 30 से 50% हैं वो ए प्लस या ए रेटिंग के होते हैं, और ओवरऑल जो डेट क्वालिटी है वो करंट रेटिंग्स के बेसिस पे डिपेंड करती है। पेपर में ये काफ़ी जो है अच्छी लगती है, बट लॉकडाउन की वजह से कैश फ्लो ज़्यादातर कॉरपोरेट्स का फॉल डाउन हुआ है, इसीलिए इन्वेस्टर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिडिल या स्मॉल साइज कॉरपोरेट सेगमेंट में लॉसेस होंगे, तो लॉस उनके ऊपर जो है स्पिल ओवर ना हो, इसीलिए इन्वेस्टर ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया था पैसा आपकी जो है मार्केट से। रेगुलेटर क्या कर रहा है ऐसे में? तो रेगुलेटर्स जो है इस पोटेंशियल रिस्क में अवेयर हैं, वो भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। सेबी ने जो है एक्शन लेने के लिए कहा था, म्यूचुअल फंड मार्केट में जो रिस्क हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए एक एक्शन लेने की बात की गई थी,
और एक एसोसिएशन ऑफ नेशनल एक्सचेंज मेंबर्स ऑफ इंडिया, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी है जिसमें 900 के आसपास ब्रोकर्स हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को एक लेटर लिखा था और सेबी को लेटर लिखा था कि टोटल 64.73 जो परसेंट हैं टोटल AUM के, फ्रैंकलिन इंडिया के, उनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो ए रेट से बिलो जो है ट्रेड की जा रही हैं। ऐसे में सिक्योरिटीज़, और ये जो सिक्योरिटीज़ थी ये टोटल एसेट का 59% थी। तो इसीलिए बैंकर्स एसोसिएशन ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में ये देखा था कि सिक्योरिटीज़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक हो रहा था, जबकि सेबी के नॉर्म्स ये कहते हैं कि जो A+ की सिक्योरिटीज़ होती है वो केवल शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए और जो बॉन्ड का टेन्योर है वो 3 से 6 महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल जो आपको देखना है वो है कैन एंटीबॉडी टेस्ट हेल्प टैकल कोविड-19। तो स्टेट्स ने जो है टेस्ट आपके RT-PCR टेस्ट की तो तारीफ़ की है क्योंकि अच्छे उससे टेस्ट रिजल्ट्स आते हैं, पर जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा इंडिया में जो है बहुत सारी स्टेट्स ने कंप्लेन की थी। हुआ ये था कि राजस्थान में जो एक पॉजिटिव कैंडिडेट्स थे, जब उनके एंटीबॉडी टेस्ट किए गए थे तो उसमें जो है फॉल्स नेगेटिव्स आए थे। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये कंप्लेन की जा रही थी इंडियंस के द्वारा कि जो हमें टेस्ट किट्स प्रोवाइड किए गए थे चाइना से, वो टेस्ट किट्स फॉल्टी हैं और ये फॉल्स नेगेटिव जो है डिटेक्ट कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस होता है रैपिड बॉडी टेस्ट में और RT-PCR टेस्ट में? तो हम जो है वायरस की प्रेजेंस को दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो डायरेक्टली और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब आप जो है पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग करें और जीनोम सीक्वेंसिंग से जो है आप जो है DNA टेस्टिंग में देखें कि क्या आपकी बॉडी में भी वो जीनोम है। अगर वो जीनोम पाया जाता है इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर भी वायरल का लोड है, तो ये आपका RT-PCR टेस्ट होता है। और दूसरा जो टेस्ट होता है एंटीबॉडी टेस्ट होता है। हमारी बॉडी में जो है एंटीबॉडीज़ ट्रिगर हो जाती हैं जब कोई इन्फेक्शन होता है तो ये जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये IgG और IgM जो है एंटीबॉडीज़ ट्रिगर होती हैं। अब कोई टेस्ट अगर इन एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट कर ले तो ये एंटीबॉडीज़ तभी ट्रिगर होंगी जब हमारे अंदर कोई पैथोजन होगा। ये दो पर्टिकुलर अगर एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट हो जाती हैं इसका मतलब ये माना जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर भी पैथोजन स्थित है, इसीलिए ये जो है आपका पॉजिटिव टेस्ट आया है। तो उसके बाद जो है सर्वेलेंस के लिए इस एंटीबॉडी टेस्ट को यूज़ किया जाता है। इसको जो है RT-PCR के रिप्लेसमेंट के तौर पे हम यूज़ नहीं कर सकते। एक जो ड्रॉबैक है हमारे RT-PCR का वो ये है कि जो रिजल्ट्स आते हैं बहुत डिलेड होते हैं, और जो बेनिफिट है एंटीबॉडी टेस्ट का वो ये है कि जो रिजल्ट्स आते हैं वो तुरंत आ जाते हैं। तो ऐसे में सर्वेलेंस पर्पसेस के लिए RT-PCR टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो सैम्पलिंग हो जाएगी वो बहुत हाई हो जाएगी, सबकी सैम्पलिंग हो भी नहीं पाएगी। तो इसीलिए गवर्नमेंट्स ने शिफ्ट किया था अपनी पॉलिसी को एंटीबॉडी टेस्ट के लिए। हालांकि हमने जो दो चाइनीज़ कंपनीज थी जिनको टेस्ट की ऑर्डर दिया था, वॉन्टफो और लिव्सऑन, वहाँ से ये देखा गया कि इन टेस्ट में जो आपका यूसेज था मटेरियल का, वो यूसेज या तो सब स्टैंडर्ड था या फिर टेस्ट के जो रिजल्ट्स थे वो फॉल्टी थे। कहीं ना कहीं कुछ तो मिसमैच था, क्योंकि टेस्ट रिजल्ट्स हमारे फॉल्स पॉजिटिव्स आ रहे थे और फॉल्स नेगेटिव्स जो है दर्ज किए जा रहे थे एंटीबॉडी टेस्ट से। तो इसीलिए ये जो किट्स हैं ये इनकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम होती है, मतलब ऑलमोस्ट 80% ऑफ द टाइम ये सही होते हैं, फिर भी 20 से 25 या 30% तक ये गलत होते हैं, क्योंकि इनका गलत होने का एक चांसेस रहता है। इसीलिए ये जो टेस्ट हैं ये एज ए डेफिनेटिव टेस्ट के रूप में यूज़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट जो आपको रीडिंग लगानी है बस वो है नो कंट्री फॉर माइग्रेंट वर्कर, इसकी आप रीडिंग लगा लीजिएगा। और एक और जो है आपका जिसकी रीडिंग आपको लगानी है आर्टिकल की वो है व्हाट वेंट रॉन्ग विद जापान्स कोविड-19 रिस्पॉन्स। ये दो आर्टिकल्स आपको रीड करने हैं, दोनों आपके GS पेपर 3 से हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से डील करते हैं, और इनको एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ इनके अंदर ऐसे टेक अवे नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ क्या स्ट्रैटेजी है वो हमें पता होनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो नॉलेज बेस है वो इतना अच्छा हो जाए कि हम अपनी आंसर फ्रेमिंग भी अच्छी कर सकें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।